गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ध्यान देना। जैसा कि तुम्हें तो पता ही होगा कि और नहीं पता है तो फिर CHSL का फॉर्म आज से अप्लाई होगा, तो आप लोग अप्लाई होगा तो जब ऑनलाइन होने लगेगा तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और लास्ट में अप्लाई करने से बचिएगा। ठीक है, आप स्टार्ट के दिनों में ही कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, CHSL 10+2 लेवल पे होगा। यदि आपने IEC कर लिया है तो आप CHSL का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सिलेबस एज यूजुअल है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और GK GS है। सबका 25 क्वेश्चन होगा और सारे 25 क्वेश्चन के लिए, सारे सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। अभी हमने वोकेबलरी का क्लास स्टार्ट किया है, तो हम इस जो हमारा टारगेट है वो 2 से 3 मंथ का है, इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, और स्पेलिंग टेस्ट। जितना भी लिख रहे हैं उतना टॉपिक है, मतलब इतना टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद तुम्हारा कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन में क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, मतलब इसी को कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं, पैसेज को ही, और एक तुम्हारा PQRS है पैराजमल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हम लोग यहां कवर कर लेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन यहां पकड़ लो, इन दोनों में से कोई एक, 2 क्वेश्चन यहां, तो 7 हो गया ये। और यहां पे क्वेश्चन तुम्हारा हो गया 2 2 2 2 1 आता है, कभी नहीं भी आ सकता है, और 2 इधर 2 या 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपका 2 या 3 भी हो सकता है, तो मोटा मोटी मान करके चल लो 7, अब प्लस इधर तुम्हारा हो जाएगा 10 17। तो बोलो 8 क्वेश्चन और कहाँ गया? 8 क्वेश्चन तुम्हारा ग्रामर वाले पार्ट का रहेगा, जिसमें कॉमन इरर्स है, फिलर्स है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। वो तीनों वाले तीनों सेक्शन से 8 क्वेश्चन, मतलब टोटल ये तुम्हारा 25 हो गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग वोकेबलरी वाले में अभी हम लोग आज देखेंगे कि इडियम्स एंड फ्रेजेज से क्वेश्चन कैसे आता है, और हमें यदि चीजों को हम कनेक्ट करना सीख लेते हैं, है ना, मीनिंग को कनेक्ट करना सीख लिए, तो याद रखना इतना भी मुश्किल नहीं है, तो इजी ही है याद रखना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका प्रॉब्लम रहता है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, इडियम्स एंड फ्रेज एक एक करके सब देख लेंगे। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, फिर इसको बता देंगे, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम से क्वेश्चन कैसे आता है, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन कैसे आता है, स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन कैसे आता है, क्लोज टेस्ट से कैसे आएगा, और पैसेज और PQRS वाले में देख लेंगे। ठीक है, तो एक दिन में तो सबको नहीं देख सकते, 8 दिन तो कम से कम लगेगा ही लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। खैर, अभी हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेज पे बात कर रहे हैं, तो इडियम्स एंड फ्रेजेज का देख लेते हैं एक बार कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है। अरे कौन है भाई कॉल कर रहा है वो?
पवन का पूछना है पैसा कितना लगेगा। इंडिया में जितना फॉर्म भरा जाता है उसमें सबसे कम 100 रुपया। यूपीएससी का फॉर्म भी आप 100 रुपया में भर सकते हैं। रेलवे में 500 रुपया लगता है, बिहार वाले में भी 500-700 लगता है। बैंक का तो कहूँ ही मत, दिवालिया हो जाओगे। तो 100 रुपया यहाँ आपको लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और जिसमें कम पैसा लगता है वहाँ सबसे अच्छा नौकरी मिलता है। ठीक है, तो पढ़िए आप लोग ध्यान से। अब आप लोग के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं जो देख लीजिए। हम तो 7 बजे के बाद लौटते हैं और उसके बाद फिर आपके काम के लिए 9 बजे बैठे, मतलब ऑफिस से 7 बजे से लौटने के बाद 9 बजे बैठ करके रात में हमने लगभग 11:30 बजे तक काम किया, तब जाकर के चीजें तैयार होती हैं। ठीक है, तो देखो 2.5 घंटा तुमको लगता होगा कि अभी सर आएंगे 1 घंटा पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, बात वैसी नहीं है। उसके लिए बहुत देर टाइम देना पड़ता है। तो खैर वो तो हमारा पैशन है कि हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप इत्मीनान से ध्यान से पढ़ते चलिए। और जिसको लगता है केवल इधर छटर पटर करते रहता है ना, इधर से उधर उधर से उधर, तो आप एकदम छटर पटर करते रहिए। फिर CHSL का एग्जाम हो जाएगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे अगले बार के CHSL के एग्जाम में। तो छटपटाइए मत और ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है, ज्यादा चुदर बुदुर नहीं करना है। तो इतना देर लगता है। अब फिर मॉर्निंग में हमारे पास टेक्नीशियन भी नहीं है, तो 6:30 बजे से उठ करके इधर सब लाइव करने का भी व्यवस्था करना पड़ता है। सोचो, तुम्हारे लिए 3-3 घंटा हम देते हैं। चलो तो बाबू रे, अभी हम लोग जो इडियम्स एंड फ्रेजेज वाले सीरीज में देख रहे थे, और कुछ लड़का मैसेज कर रहा है इसको लेकर के कि सर बता दीजिए क्या कैसे तैयारी करें। तो भैया वो बता देंगे, अभी से परेशान काहे हो रहे हो। वो एक एक दिन करके हम एक एक सब्जेक्ट का बता देंगे। इंग्लिश का अलग बता देंगे, रीजनिंग का अलग बता देंगे, मैथ्स का अलग बता देंगे, इंग्लिश का अलग बता देंगे। काहे टेंशन ले रहे हो, बता देंगे आपको कि कैसे चीजों को ठीक करना है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। देखो खुलो ना जी, सुनो ना, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है वो समझो। इडियम्स एंड फ्रेजेज में एक क्वेश्चन आपको देगा कि भैया देखिए आगे जो है इडियम्स एंड फ्रेजेज का मतलब हेडिंग लगाया रहेगा, और उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब आपको पता करना है कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेज यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेज दिया हुआ है इसका इन चारों में क्या आंसर होगा। जो इडियम्स एंड फ्रेजेज यहाँ पे दिया हुआ है मतलब मीनिंग टाइप ही है, लेकिन 2 प्रकार से पूछा जाता है बाबू। एक पूछा जाएगा आपका कि डायरेक्ट मीनिंग लिख दिया, ठीक है, 4 ऑप्शन है। आपको अगर इसका मीनिंग पता है कि लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब क्या होता है, तो आप आंसर आराम से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इसका पूछने का तरीका क्या है, जैसे कल एक क्वेश्चन करवाए थे वही आज हम ले लिए हैं, ठीक है, आया हुआ है पहले का तो हम क्या ले लेंगे। अरे यार ये कहाँ है, तो बहुत छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा एक ही पेज में देना चाहिए था, ध्यान देना। एक क्वेश्चन आपका पूछने का तरीका क्या होगा कि ये एक सेंटेंस लिखेगा और सेंटेंस में ये क्या कर रहा होगा उस सेंटेंस में एक इडियम्स एंड फ्रेजेज डाल देगा। इडियम्स एंड फ्रेजेज डाल देगा, जैसे आप ये देख सकते हैं सेंटेंस लिखा है, द मैन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ द वुड्स। कह रहा है आदमी ने राहत का, रिलीफ का मतलब होता है राहत का सांस लिया जब वो श्योर था कि वो जंगल से बाहर आ चुका है। देखो बाबू, अब यहां पे देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक काम करना चाहिए था, अंडरलाइन कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब ये जो तुम्हारा है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया हुआ है, ये तुम्हारा जो इडियम्स है इसका अब आपको मीनिंग पता करना है।
तो कल हमने क्या बताया था कि भैया यदि आप जंगल से बाहर हैं, इसका मतलब है कि जंगल से बाहर निकल गए, मतलब खतरे से बाहर हम आ गए हैं। तो जब उसको पता चला कि वो खतरे से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है, तो उसने राहत का सांस लिया। अब देखिए, आपको ये पता है कि आउट ऑफ द वुड्स का मतलब हो गया खतरे से बाहर। तो अब यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ, आउट ऑफ डेंजर। अब बताइए आंसर कौन होगा बाबू रे? अब ये क्या लिखा है, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की तो कोई बात नहीं हुई थी, नहीं हुई है। अब बाबू रे ध्यान रखना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। एक बार एग्जाम में लिख दिया था डिसमिस फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डिसमिस नहीं होगा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा। तो बोलोगे सर डिसमिस कहां से होगा? डिसमिस होगा जॉब से, है ना? तो डिसमिस फ्रॉम द जॉब। और यदि आपको जेल से छोड़ा जाए, है ना, कैद से छोड़ा जाए, जेल से आप बाहर निकल करके आए, तो वहां रिलीज के साथ फ्रॉम यूज करेंगे, रिलीज फ्रॉम का यूज होगा। देखो, रिलीज फ्रॉम प्रिजन, कोई ऐसा मतलब है क्या? आउट ऑफ डेंजर। तो अब ये हो जाएगा खतरे से बाहर, आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बाहर। बाबू रे एक बात देखिए, आपको बताएंगे जो परमानेंट आपको काम देने वाला है। बोलोगे बात क्या है सर? यहां पे जो भी वर्ड लिखा रहेगा और डायरेक्ट उसका किसी में कोई सेंस मिल रहा होगा, वो कभी भी आंसर नहीं होगा। यहां पे जो इडियम्स दिया हुआ होगा, अगर उसका कोई एक वर्ड का जो सेंस है, मतलब यहां पे जो दिया हुआ है इसमें से किसी भी वर्ड का सेंस अगर तुम्हारा इडियम्स वाले में, सॉरी, ऑप्शन में है, तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे यहां पे उड्स देखो, उड्स का मतलब होता है जंगल। अब जंगल से रिलेटेड ही जितना भी ऑप्शन बना दे वो आंसर नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यह है, इडियम्स का प्रयोग, जितने भी इडियम्स का प्रयोग होगा, होता तो प्रयोग है, जैसे मान लो कभी कभी हम नाम ले लेते हैं, वहां पे यूज कर लेगा, फल का नाम यूज कर लेगा, एनिमल का नाम यूज कर लेगा, है ना, कोई भी वस्तु का नाम यूज कर लेगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी उसका यूज किसी दूसरे के लिए नहीं होगा, केवल वो मानव के लिए होता है, पर्सन के लिए यूज होगा। जैसे आप सुनते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, का मतलब होता है बहुत प्यारा। यहां सेब से कोई रिलेशन है क्या? लेकिन यहां पे बात एप्पल का किया है, देखो वहां पे उठाया फ्रूट को, लेकिन सेंस जो देगा वो यूज होगा पर्सन के लिए, वो कभी भी एप्पल के लिए यूज नहीं हो सकता, है ना। तो ये बात, अब 2 बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो मीनिंग लिखा हुआ है, इसका ओरिजिनल मीनिंग से कोई ऑप्शन टकराएगा तो वो आंसर हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, इडियम्स का यूज जिसके लिए भी हो रहा होगा वो केवल पर्सन होगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया आउट ऑफ डेंजर। अब देख लीजिए, कुछ और देख लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। अच्छा एक बार बता देना, दिख रहा है ना? अब ऐसा नहीं हो कि बहुत छोटा हो गया, क्या करें हम, बड़ा करेंगे तो दिखेगा नहीं, पूरा का पूरा कवर नहीं होगा। अब देखो बाबू, लिखा है फर्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है वो है लेफ्ट आउट इन कोल्ड। एक बात बताओ, लेफ्ट आउट का मतलब क्या होता है? लिव का मतलब छोड़ देना, तो लेफ्ट आउट का मतलब छोड़ देना। कोल्ड, तो तुम बोलोगे सर ठंडा में छोड़ दिया, बोले हाँ, ठंडा में छोड़ देने का मतलब क्या है कि देखो ध्यान रखना, मान लो आपने किसी को देखा बहुत ठंड लग रहा है, लेकिन आप छोड़ करके आगे बढ़ गए, अरे छोड़ो यार क्या करोगे, है ना, तो आपने उसको क्या किया? अनदेखा किया। तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है अनदेखा करना। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है अनदेखा करने से। तुमको क्या लगता है, कोई तुम्हारा दोस्त देखा है, छोड़ो ना, इससे क्या बात करना, अरे वो तो हमको अनदेखा करके चला गया, हाँ तो अनदेखा करके चला गया। अरे भैया तुमको क्यों देखे, तुमने किया ही क्या है जीवन में? सबको टेंशन रहता है, अरे बहुत ये हो गया है। अभी देखो एगो चोटवा के तो है, हमको मैसेज कर रहा है, तो मैसेज कर रहा है, अभी सोच रहा होगा रिप्लाई नहीं दे रहा, सोच रहा होगा बड़ा आदमी हो गया। अरे तुम अपना सोच बड़ा करो, पहले अपने आप को तो बड़ा करो, क्यों तुमको कोई देखेगा? अनदेखा करने लायक तो तुम काम ही कर रहे हो। तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब अनदेखा करना है। अब 4 ऑप्शन है बाबू, उसमें से ढूंढ लीजिए कि किसका मीनिंग होगा अनदेखा करना। जैसे यहां पे लिखा है टू बी इग्नोर्ड, हो गया आंसर। इग्नोर का मतलब ही अनदेखा करना होता है।
अब ये क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना करना, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। स्टैंड आउट इनडिसाइसिव का कोई सेंस नहीं, आंसर एक आ जाएगा। यहां पे देखो लिखा हुआ भी है लेफ्ट आउट इन कोल्ड टू बी इग्नोर्ड, तो हो गया, बस यही तो पूछता है। और देखो नेक्स्ट है तुम्हारा वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। ध्यान रखना यहाँ पे दो इडियम्स, ये सब भी ध्यान रखने की चीज है रे। ऐसा नहीं कि अभी क्वेश्चन बता रही है, सब सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो बाबू, एक होता है अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक, और एक होता है राउंड द क्लॉक। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है तो स्टार लगा देते हैं, 3 स्टार है, 5 स्टार लगेगा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबू रे अगेंस्ट द क्लॉक, मान लो आपको हमने कोई काम सौंपा, कोई असाइनमेंट दिया कि भाई देखो ये इतना इडियम्स एंड फ्रेजेज है, आपको मिला होगा लगभग प्रीवियस ईयर का जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेज है वो सब मिल गया। अब तुमको हम बोले कि देखो भैया ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है ना, जितना भी आपको हम दिए हैं वो आप हमको 2-3 दिन में करके पूरा का पूरा एक बार आप देख लीजिए, है ना, मोटा माटी सेंस आप याद रखने का प्रयास कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, अरे सर तो टास्क दे दिए हैं, अब तो हमको एकदम पूरा अगेंस्ट द क्लॉक जाके काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, और टाइम कम है तो अगेंस्ट द क्लॉक हम क्यों जाएंगे? बोलोगे कैसे जाएंगे? तो बाबू रे एक बात बताओ, अगर मान लो क्लॉक के अनुसार चलो तो रात में आपको सोना है 11 बजे से लेकर के 10 बजे से लेकर के जब तक आप सोते हैं, लेकिन आप क्या बोले, काम तो बहुत अर्जेंट सर ने दे दिया है तो अभी तो सोना ही नहीं है। तो आप जो टाइम है, जो टाइम से चीजें चलनी चाहिए उसके खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको असाइनमेंट जल्दी कंप्लीट करना है। तो जल्दी क्यों कंप्लीट करना है? तो भैया टास्क दिया गया है और हमको उसे जल्दबाजी में पूरा करना है, तो वही होता है अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है जल्दी में कोई काम पूरा करना, या फिर डायरेक्ट लिख दो जल्दी में होना, जल्दी में कोई काम पूरा करना। तो बाबू रे ये हो जाएगा तुम्हारा अगेंस्ट द क्लॉक। अब देखो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, वर्क तो सब में लिखा रहेगा, लेट इन द नाइट, देर रात में काम करने वाली बात नहीं है। अगेंस्ट ऑल प्रॉब्लम इन ग्रेट हरी विथ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है फोकस के साथ काम करना। तो क्या बताना चाह रहे हैं आप यहाँ पे? बताना ये चाह रहे हैं कि हमको काम जल्दी में करना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क इन ग्रेट हरी, वर्क इन ग्रेट हरी। एक बात बताओ, अब एक बात बताना, तुम बोलोगे एक तो हुआ अगेंस्ट द क्लॉक मतलब जल्दी में कोई काम करना, ठीक है, जल्दबाजी में है तो आप जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए दिन रात आप लगे हुए हैं। अब एक कोई व्यक्ति जो है, ये जो तुम्हारा घड़ी है इसमें 24 घंटा होता है ना, या फिर 12 घंटा मान लो ना, अरे दिन रात मिला के तो 24 घंटा होता है, लेकिन 12 घंटे का लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या कर रहा है, मान लो तुमने 7 बजे से पढ़ना शुरू किया, अभी से पढ़ना शुरू किया, आप क्या बोल रहे हो कि आज तो हम राउंड द क्लॉक मेहनत करेंगे, है ना। तो राउंड द क्लॉक का मतलब घड़ी पूरा घूम जाएगा तब तक मेहनत करते रहेंगे। इसका मतलब है 7 बजे से हमने स्टार्ट किया और 7 बजे ही जाके खत्म करेंगे, तो राउंड द क्लॉक का मतलब हो गया कि हम भैया वहां पूरा का पूरा समय लगे ही रहे। का लिखने में लगे हो तो बताओ राउंड द क्लॉक का मतलब क्या आ जाएगा? बताना जरा, देखते हैं तुम लोग क्या लिख रहे हो। चलो भैया जल्दी बताओ। राउंड द क्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा? जब से आपने शुरू किया तब तक काम किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, मतलब आप नहीं देख रहे हैं, हर वक्त काम करना, हर समय काम करना, है ना। तो सारा दिन मतलब पूरा बोल सकते हो, तथा सारा रात,
सारा रात कार्य करना, राउंड द क्लॉक, घड़ी चल रहा है, आप अपना काम किए जा रहे हैं। तो यहां पे बोल सकते हैं ऑल डे एंड ऑल नाइट, ऑल डे एंड ऑल नाइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा राउंड द क्लॉक। चलो दोनों ध्यान रखेगा। बोल रहा है किस काम में लगे रहना, जो तुमको मन करे। फेसबुक चला, ऐसे तो फेसबुक के चलाते रहते हो, तो तुम क्या बोलोगे भैया हम तो पूरा दिन फेसबुक चलाते रहते हैं, सारा रात फेसबुक चलाओ, हमको क्या है। फिर बाद में आंदोलन करना, सरकार तो नौकरी ने दे रहा है, हाँ वैकेंसी निकल रहा है तो पढ़े वाला है ये नहीं। अब फिर बोलेगा कि सर ऐसे बोलते हैं, रियलिटी यही है। सरकार का तो अपना इरादा है ये कि नौकरी नहीं देना है, लेकिन जो है वो तो छीनो। जो है अभी हमारे यहाँ 116 लड़का ज्वाइन किया, 10 को बिहार का नहीं है, 4-5 को है, तो क्या करोगे, कहाँ गया सब। मेहनत करता है ये नहीं, काबिल बनते रहता है, खाली दिन भर इधर से उधर करते रहेगा, नौकरी नहीं मिल रहा है। अरे भैया देखा जाए तो 1.25 करोड़ में 1 लाख वैकेंसी रेलवे में हो, अभियो तुम देख लो तो 1 करोड़ 24 लाख कहाँ जाएगा। तो ज्यादा संभावना नहीं होने का ही है, ठीक है। तो कौन काम नहीं, मतलब जो काम पढ़ रहे हो तो राउंड द क्लॉक पढ़ना है, व्हाट्सएप चला रहे हो तो राउंड द क्लॉक, जो काम करना है एकदम सारा दिन करते रहो। कितना कितना का तो अलगे काम होता है, फोन छोटे को रखेगा लेकिन लगा हुआ है 24 घंटा, तो पता नहीं कहाँ लगा रहा। देखो बाबू, राजू बाज प्लेइंग विथ फायर, देखो यहाँ पे इडियम्स ये है, आग के साथ खेलना। अगर मान लो कोई आप मैजिशियन वगैरह आप देखते होंगे जो आग जला करके उसके साथ खेल कर रहा होता है, तो वो फायर के साथ खेल रहा होता है। तो प्ले विथ फायर का मतलब आग के साथ खेलना। तो बाबू रे आग के साथ खेलना का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप आग के साथ खेल रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप रिस्क को आमंत्रित कर रहे हैं। तो जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, खतरा मोल लेना। तो ग्रेव रिस्क, अच्छा यहां ऑप्शन 1 देखो यहां से शुरू हो गया है, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, दिख नहीं रहा है क्या, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, खतरा उठाना, अब दिख रहा होगा। तो हमारा आंसर 1 नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। टेकिंग अ ग्रेव रिस्क मतलब ज्यादा रिस्क लेना। लाइटिंग कैंडीज, अब देखो आग का बात है तो जलाने वाला तो आंसर होगा नहीं, आग का बात है तो स्मोकिंग सिगरेट नहीं। प्रोवोकिंग द क्राउड का मतलब है तुम्हारा भीड़ को उकसाना, प्रोवोक करना, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। चार्ज सर, चार्ज तो हमारा है ये। चलो आगे नेक्स्ट, थ्रो आउट हिज स्पीच, कह रहा है पूरे स्पीच के दौरान द क्राउड वाज ऑल ईयर्स। टेंशन मत लेना, सबका पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत करो, मेहनत कर रहे हैं तुम लोग, अपना मेहनत करो। ऑल ईयर्स का मतलब होता है सावधान, सतर्क। एक बात बताओ, अगर मान लो हम कुछ बोलना शुरू किए, जैसे पढ़ा रहे हैं तो कान नहीं दिए रहेगा, हम बोलेंगे कहानी सुनाएंगे, सबका कान खड़ा हो जाएगा। तो बाबू रे कह रहा है कि थ्रो आउट हिज स्पीच मतलब वो अपने भाषण के दौरान, क्राउड जो था, थ्रो मतलब उसके भाषण के दौरान जो क्राउड था सब एकदम कान खड़ा किए हुए था। तो कान खड़ा कैसे किए रहेगा, ऑल ईयर्स मतलब सब कान दिए हुए था। अरे कान देने का मतलब थोड़े ना काट के दे दोगे कान, नहीं, कान देना हिंदी में है ध्यान देना, ध्यान देना का मतलब होता है सतर्क रहना, सावधान रहना। तो यही ऑप्शन 1 आ जाएगा, वेरी अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब सावधान, सतर्क। टॉक लाउडली, बात कान का है तो बोलना कहां से आ गया। कवरिंग देते हो, ईयर यहां है, यहां भी ईयर है, तो आंसर होगा ही नहीं, 1-2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट, चलो भैया आगे चलते हैं। अच्छा लिखा है सिंस सी है, अच्छा ही है ना, अरे हम इतना लाइटें लगता है बोर्ड पे, हमको नहीं दिखता है, तुम लोग को ठीक दिखता होगा,
लिखा सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज बिकम स्वॉलन हेडेड। चूंकि उसने प्रथम रैंक प्राप्त किया है इसलिए सुधीर जो है वो स्वॉलन हेडेड हो गया है। बोलोगे सर ये देखिए ना स्वॉलन हेडेड है, हेड का मतलब माथा, अरे हेड का मतलब क्या होता है सिर, सिर, और स्वेल का मतलब होता है फूलना। स्वेल का थर्ड फॉर्म लिखा है स्वॉलन। अब बताओ कोई भी आदमी का जो माथा है सिर है वो कब फूल जाता है? भैया अगर तुम कुछ अच्छा कर लोगे है ना तो कोई आदमी होता है कि अरे ये तो बहुत घमंड वाला हो गया है, माथा जो इसका है इसका माथा फूल गया है। तो स्वॉलन हेडेड का मतलब दिमाग जिसका फूल जाए, किसी का सुने ही नहीं, मतलब घमंड उसके अंदर आ गया है। तो स्वॉलन हेडेड का मतलब होता है घमंडी। अरे भैया प्रथम रैंक प्राप्त किया है तो घमंड तो उसको होबे नहीं करेगा, तो घमंडी का बात करेंगे। तो स्वॉलन हेडेड का मतलब हो जाएगा घमंडी। तो तुम बोलोगे आंसर कौन होगा मट साहब? तो भैया वेल कनेक्टेड का मतलब अच्छा से जुड़ा हुआ, अनवेल मतलब अस्वस्थ, कॉन्सीटेड का मतलब घमंडी। आंसर आ गया 3, फेमस है प्रसिद्ध, देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो स्वॉलन हेडेड का मतलब घमंडी, नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, सब लिखा हुआ मिल जाए, टेंशन मत लेना। चलो 6 नंबर हो गया। अब देखो वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज। देखो प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, प्राथमिकता देना। आपको समझना पड़ेगा कि प्राथमिकता किसको देना है। जैसे तुमको भी ये बात समझना पड़ेगा कि आपको मेहनत किस प्रकार से प्राथमिकता दे करके करना है, किस प्रकार से प्रायोरिटाइज करके करना है। इधर उधर हुआ तो फिर अगला साल का इंतजार कीजिए। और क्या कह रहा है कि भैया हर किसी को सीखना चाहिए कि लाइफ में प्राथमिकता किसे देना है किसे नहीं देना है। इट नेवर पेज टू, कह रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये तुम्हारा इडियम्स यहां पे है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। एक बात बताओ, आप क्या करते हैं जनरली, आपने कार्ट देखा होगा, कार्ट का मतलब घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जो भी। आप कार्ट में देखिएगा बाबू घोड़ा आगे रहता है, ठीक है, और कार्ट जो है ये पीछे रहता है। आपने क्या किया, अब कार्ट को आपने क्या कर दिया, घोड़ा के पहले रख दिया, मतलब जिसको पहले रखना चाहिए था उसको बाद में रख दिया, जिसको बाद में रखना चाहिए था उसको पहले रख दिया। आप भैया गाड़ी घोड़ा को खींचेगा, अरे भैया पहले घोड़ा रहता तब ना पीछे गाड़ी रहता, आपने गाड़ी को आगे कर दिया घोड़ा को पीछे कर दिया, मतलब आपने चीजों को गलत क्रम में रखा। तो चीजों को गलत क्रम में रखना, मतलब जिसको पहले रखना था उसको अंतिम में रख दिया, जिसको अंतिम रखना था उसको पहले रख दिया। परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कई काम करना। पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय तक स्थगित कर देना। डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वेच्छा से, स्वेच्छा से कोई काम करना। तो नहीं, यहां पे हो सकता है तुम्हारा दिमाग टकरा रहा हो कि ये हो सकता है क्या, नहीं होगा। स्वेच्छा से काम करने का मतलब क्या है, ऑर्डर का तो कहीं बात नहीं की है। डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जो पहले करना चाहिए था अंतिम में करना, और अंतिम करना चाहिए था वो पहले करना। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अच्छा चलो, द बॉस इज गोइंग बिलो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर्स द ब्लटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। कह रहा है कि देखो भैया बॉस जो है ना उसका टॉप जो है वो ब्लो हो जाएगा, कब, जब उसको पता चलेगा कि भाई इतना बड़ा मिस्टेक, ब्लटेंट का मतलब होता है बहुत खतरनाक, मिस्टेक हुआ है बैलेंस शीट में। तो बॉस का माथा घूम जाएगा बाबू रे। यहां पे जो इडियम्स है वो है ब्लो वंस टॉप, ध्यान से समझना, ब्लो वंस टॉप। अगर मान लो आपके पिताजी ने आपको कोई काम दिया, ठीक है, कि जाओ घर से सब पैसा लेके सामान वामान लेके आना। अब क्या हुआ,
तुम सामान तो लेके नहीं आए, घर आकर के अलग अलग बहाना बना रहे हो, अरे पापा पैसा तो गुम हो गया, यहाँ गए थे वहां गए थे, ऐसे हुआ वैसे हुआ। अब तो वो सुन रहा है, सुन रहा। अब तुम्हारे पिताजी का माथा जब ब्लो करेगा, ब्लो का मतलब होता है विस्फोट होना, जब समझ जाएंगे झूठ बोल रहा है, दिमाग विस्फोट करेगा। अब विस्फोट करेगा ना, तब समझो तुम्हारा टप मारेगा, मुंह में पहले मारता है तो टॉप में ही टपा टप दे देंगे। तो भाई टॉप, अगर आपका उनका माथा ब्लो हुआ तो आपका टॉप का तो खैर नहीं, मतलब माथे का। तब ब्लो वंस टॉप, गुस्सा होना। आपको पिटाई क्यों होने लगा? क्योंकि फादर गुस्से में आ गए। तो ब्लो टॉप का मतलब होता है गुस्सा होना। तो टू बी वेरी एंग्री हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब बताओ क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये समझ आ गया? अब तो नहीं पूछोगे ना कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, जल्दी बताना। पूछ रहा क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो हम चलते हैं अब चलते हैं हम लोग जिसमें हम केवल मीनिंग देखेंगे, ऑप्शन से हमें मतलब नहीं, पहले हम लोग मीनिंग देख लेंगे। चलिए कहाँ जाएं, कहाँ पे मिलेगा, इधर मिलेगा। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। आप पहला वाला जो है हम मीनिंग है बहुत खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आज का हमारा कह सकते हो मोटिवेशनल लाइन भी है। अरे यार तुम तो हटो, कहाँ क्या कर रहे, ध्यान देना बाबू, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठंडा हो जाता है ना तो इस पे भी शीत पड़ जाता है, तो ये भी बेचारा सोचता है अच्छा हमसे थोड़ा काम कम करवाओ यार, बहुत काम करवा रहे हो। देखो बाबू दिख रहा है, चलिए ध्यान देते चलिएगा, सब याद होता चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सुनते चलना है ध्यान से, ठीक है? चलो ध्यान दोगे। फर्स्ट है तुम्हारा सिंक और स्विम। सिंक का मतलब होता है डूबना, और स्विम का मतलब होता है तैरना। एक बात बताओ, किसी बोट से आप नदी क्रॉस कर रहे थे, बोट से आप नदी क्रॉस कर रहे थे, अचानक से पता चला पानी का तेज बहाव आया, और उस तेज बहाव ने आपके बोट, छोटा बोट था, बोट में पानी भर गया, तो अब तो नाव डूबेगा। अब नाव डूबेगा तो क्या करना पड़ेगा बताओ? अब डूब रहे हो, दो ही ऑप्शन है, तैर के पार कर सकते हो तो पार कर लो, नहीं तो फिर डूब जाओ। तो डूब जाओ या तैर के पार कर लो, वही बात यहाँ भी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो डूब जाओगे, अगर मेहनत कर दिए तो तैर के पार कर जाओगे। तो सिंक और स्विम का मतलब होता है फेल और सक्सीड, मतलब या तो सफल हो या असफल हो। अगर तैर के नहीं पार कर पाएंगे तो फेल होंगे, अगर तैर के पार कर गए तो सक्सीड होंगे। इसी को आप रिलेट करेंगे डू और डाई से, अर्थ निकल करके आएगा या तो करो या मरो। तो बाबू रे अब क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा सिंक और स्विम, तो आप ऑप्शन ढूंढिएगा कि किसमें ऑप्शन है, करो या मरो वाला, फेल और सक्सीड रहेगा या डू और डाई रहेगा, उसी के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला हो गया सिंक और स्विम का मतलब है फेल और सक्सीड। नेक्स्ट, चिल टू द हार्ट। हार्ट का मतलब होता है दिल। ये भोरे एगो लड़का ऐसे फेसबुक खोल दिए तो हम देखे एगो लिखा हुआ था कि सोचो अगर दिल को अंडा कहा जाता तो हमारा फिल्मों का नाम और गाना कैसा कैसा होता, तुम लोग बताओ।
दिल को हम क्या बोलेंगे, रीजनिंग में होता है ना, दिल बराबर अंडा। अब भैया पूरा कह रहा है, जैसे मान लो चिल टू द हार्ट। चिल का मतलब बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ठंड। अगर मान लो आपके दिल में बहुत ज्यादा ठंड, बोलो ठंड कैसे लगता है, मतलब पूरा का पूरा शांत है, कुछ नहीं बोल पा रहा है, धड़क नहीं रहा है ना। तो क्यों नहीं धड़क रहा है, तो भाई नहीं धड़कने के पीछे रीजन यही है कि कुछ आपने या तो गलत किया है ना। और अगर आपने कुछ गलत किया है तो फिर आपके मन में डर बैठा हुआ है, इसलिए आपका दिल जो है एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। तो चिल टू द हार्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर, और एक्सट्रीम फियर का मतलब होता है बहुत अधिक भय, बहुत अधिक भय या डर। चिल टू द हार्ट, बहुत अधिक भय या डर, ध्यान रखना। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की होना तो दिल और दिमाग के बीच बगावत होना लाजमी है, क्योंकि दिल जो कहेगा वो दिमाग नहीं, जो दिमाग कहेगा वो दिल नहीं। दिमाग हमारा माइंड है, वो हमको ले जाता है कि चलो भैया सही डायरेक्शन में चलो। और दिल का क्या है, दिल तो पागल है, मतलब अब दिल को अंडा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, अंडा तो पागल है। तो चिल टू द हार्ट हो जाएगा एक्सट्रीम फियर, मतलब बहुत अधिक भय डर में होना। तो बाबू रे सिंक और स्विम क्या था, करो या मरो। चिल टू द हार्ट क्या हो गया, बहुत अधिक भय, बहुत अधिक डर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारा और डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ध्यान से सुनना, ये डैमसेल का मतलब होता है यंग अनमैरिड वोमेन। सॉरी क्या लिख रहे हैं, अनमैरिड गर्ल बोल लो ना, अनमैरिड है तो ठीक है। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। तो बाबू रे तुम बोलोगे सर ये डैमसेल माने क्या, हम बोलेंगे लड़की। तो तुम बोलोगे ध्यान कैसे रहेगा, अरे भैया DAM, डैम को रिलेट कर दो हिंदी के दाम से, और सेल का मतलब तो सेल, ACLL होता है बट सेल ACL। तो अब बताओ, अगर मान लो आप कुछ सेल कर रहे हैं तो दाम कम करवाना किसका लक्षण है, तो तुम बोलोगे लड़कियों का। तो डैमसेल माने लड़की हो गया। इन डिस्ट्रेस का मतलब है संकट। अब देखो इसका इडियम्स जो है, इधर आपका मीनिंग वही निकल करके आ गया, डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अगर कोई संकट में लड़की है, मतलब समस्या में है, ट्रबल में है, तो अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब हो जाएगा अ गर्ल इन अ प्रॉब्लम। बाबू रे दिन भर जो निग नॉग करते रहता है, ऐसे कुछ नहीं तो अपना मुंह चलाते रहता है ना, आपको भी नहीं समझ में आता है क्या कर रहा है, तो दिन भर निग नॉग करते रहता है, तो वो तो मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। तो निग नॉग का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, निग नॉग का मतलब है मूर्ख व्यक्ति। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारा अलाइव एंड किकिंग। ध्यान से सुनना, जो अलाइव है बाबू रे, लाइव है और अलाइव है। लाइव मतलब लाइव प्रसारण है, और लाइव है जीवित है। किक का मतलब होता है लात मारना, एक पिक्चर बना था किक, ठीक है। तो किक का मतलब होता है लात मारना। जैसे मान लो जो बच्चा, कोई चाइल्ड है जिसका अभी बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो आप कैसे समझते हैं कि ये बच्चा हेल्दी है, एक्टिव है कि नहीं है। तो बच्चा लात मारा, आप सुनते होंगे ऐसे जनरली प्रेगनेंसी में होता है, लात मारता है बच्चा तो समझ जाता है कि अरे हाँ हेल्दी है और बच्चा एक्टिव भी है। तो अलाइव एंड किकिंग का मतलब हो जाएगा हेल्दी एंड एक्टिव, सक्रिय है एवं स्वस्थ है। हिंदी लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। तो अभी आप केवल फोकस कीजिए याद करने पे और ध्यान रखने पे। अलाइव एंड किकिंग, बच्चा जब जन्म से पहले देखोगे, अगर माँ के पेट में लात मार रहा है
तो इसका मतलब क्या है, बच्चा अलाइव भी है, ऑब्वियसली जीवित रहेगा तभी लात मारेगा। और किकिंग मतलब किक कर रहा है, लात मार रहा है, तो बच्चा हेल्दी भी है और एक्टिव भी है। बैड एग, अब देखो मान लो आपने एक का मतलब तो अंडा, इसमें क्या बताना, आप अंडा खरीदने गए, कोई आदमी आपको सड़ा हुआ अंडा दे दिया, खराब अंडा दे दिया, सारा अंडा खराब था, तो आप क्या बोलोगे? चलो ध्यान देना, बैड एग हो जाएगा अ बैड पर्सन। खराब अंडा दे दिया, सड़ा हुआ अंडा दे दिया, तो आप घर जाके क्या बोलो, अरे कैसा आदमी से भेंट हो गया यार, कितना बुरा आदमी था जो हमको गलत अंडा दे दिया, सड़ा हुआ अंडा दे दिया, बैड एग था। देखो अब तुम यहाँ पे एग एग के लिए यूज नहीं होगा, एग यूज मतलब एग जो है ये एक वस्तु है खाने वाली, लेकिन इसका यूज जब भी होगा तो मानव, इडियम्स सारा का सारा इडियम्स एप्लीकेबल टू पर्सन, मतलब सारा का सारा इडियम्स मानव पे एप्लीकेबल होगा। तब बैड एग है ना, इसका मतलब है बैड पर्सन है। चलो आगे नेक्स्ट, एट सी। अब मान लो तुम एक जहाज लेकर के समुद्र में चले जाओ, तुमको कुछ पता ही नहीं है कहां जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। अब समुद्र में चले गए, बीच में चले गए, चारों तरफ कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि रे भैया आए किधर से थे, इधर भी वैसा ही दिख रहा है, पानी पानी, इधर भी पानी पानी, इधर भी पानी पानी, इधर भी पानी पानी। तो अगर आप समुद्र में है, बीच में चले गए, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एट सी का मतलब होता है दुविधा में होना, दुविधा नहीं, हाँ कंफ्यूज्ड वही हो जाएगा। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, देखो ध्यान देना, अगर मान लो पानी खौल रहा है, उसमें आप तेल डाल देंगे, डाल करके देखिएगा तो आग भड़केगा नहीं, आग शांत हो जाएगा। तो वही है ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर मतलब खौलते हुए पानी में क्या डालना, पोर का मतलब होता है डालना। तो तेल आपने डाल दिया, तो तेल डालोगे तो वो जो खौल रहा था पानी वो शांत हो जाएगा, यानी आपने ट्रबल्ड वाटर में ऑयल डाल करके उसको शांत कर दिया। अब ऐसा नहीं कि ऑयल का प्रयोग होगा यहाँ तेल के लिए या वाटर का प्रयोग पानी के लिए, नहीं, ये यूज होगा पर्सन के लिए। यदि मान लो किसी का जो दिमाग है वो खौल रहा है, उसमें तेल डाल दिए, तो तेल डाल दिए तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। तो वही होता है पेसिफाई द एंगर। पेसिफाई का मतलब शांत करना और एंगर है क्रोध, तो ये हो जाएगा क्रोध को शांत करना, क्रोध को शांत करना। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, उलझन में, हाँ बिल्कुल सही लिखे हो गौतम, तुम्हारा बोलना गलत है, तुम जाके चेक करो। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर का मतलब हो जाता है पेसिफाई द एंगर, क्रोध को शांत करना। चलो एट सी था कंफ्यूज्ड, दुविधा में होना। हर वक्त जानते हो खुश रहा करो, मुस्कुराते रहो, सामने वाला ही सोच सोच के मर जाएगा चोटवा, इसको इतना खुशी कौन बात का है, टेंशन एकदम नहीं लेना है, एकदम मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में क्या गम है, अरे भैया टेंशन किसको कम है, सबको तो टेंशन। अरे कहां तक चल गया इधर, देखो यहां तक है, देखो ध्यान देना, थोड़ा छोटा में पढ़ लो फिर बड़ा कर देंगे। कॉच पोटैटो, अब कॉच का मतलब क्या है, तो काउच होता है सोफा, सोफा, और सोफा पर बैठ के दिन भर आलू खाते रहता है। आलू को रिलेट आलू से नहीं चिप्स से भी कर सकते हो, तो ना तो यहाँ ये आलू के लिए प्रयोग होगा, ना चिप्स के लिए प्रयोग होगा, ना ही सोफा के लिए प्रयोग होगा। नाम काउच पोटैटो है, इडियम्स काउच पोटैटो है, लेकिन यूज होगा पर्सन के लिए। अब देखो क्या लिखा है, अब दिन भर आप सोफा पर बैठ करके आलू खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करोगे तुम, कोई काम ही नहीं है, तो सोफा पर बैठ करके ड्राइंग रूम में तुम टीवी देखोगे। तो वो आलसी व्यक्ति जो दिन भर सोफा पर बैठा कभी नहीं उठेगा,
लेजी पर्सन तो पहले तो हो गया आलसी व्यक्ति है, अपना टाइम व्यतीत करते रहेगा किस चीज में, हु स्पेंड्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम वाचिंग द टेलीविजन। वाचिंग द टेलीविजन मतलब जो केवल टीवी देखने में समय व्यर्थ करता है। तो यहां पे इसका हिंदी कॉच पोटैटो का हो जाएगा आलसी, आलिस ने आलसी, आलसी व्यक्ति जो अपना समय केवल टीवी देखने में लगाता है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कॉच पोटैटो, है ना। टीवी देखते देखते सोफा पे दिन भर बैठ के टीवी देखते रहोगे तो पोटैटो तो बन ही जाओगे, आलू तो बन ही जाओगे, तो वही हो गया कॉच पोटैटो। मैन इन द स्ट्रीट, बाबू रे स्ट्रीट का मतलब है रोड, गली। अब बताओ रोड पे गली में कौन आदमी रहता है, तो तुम बोलोगे सर नेता मंत्री थोड़े न रहेगा, है, क्योंकि वो तो साधारण आदमी है ही नहीं, गली में रहने वाला आदमी ही तो साधारण आदमी होगा, रोड पे चलने वाला आदमी जो चलते रहता है आराम से, है ना। तो ऑर्डिनरी मैन का मतलब साधारण व्यक्ति, तो मैन इन द स्ट्रीट हो जाएगा साधारण व्यक्ति। चलिए भैया, अब स्टैंड ऑफिस। एक बात बताओ, मान लो ऑफिस OFFIC होता है, लेकिन ये इडियम्स में OFFISH है, तो आप इसको लेके कंफ्यूज मत होंगे। अरे यार गजब हाल है। हेलो, ब्लॉक कर देगा तो कहेगा ब्लॉक कर दे। सीजीएल क्वालिफाई कैसे करे, बोले से क्वालिफाई होगा, मेहनत करना पड़ेगा ना यार। कितना लड़का क्वालिफाई करके आ जाता है, तुम लोग अभी सोचिए रहे हो। तो बाबू रे ऑफिस और OFFISH को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि लगता है सर गलत लिख दिए होंगे, नहीं। अब हम इसी ऑफिस को उस ऑफिस से कनेक्ट करेंगे। अब मान लो किसी व्यक्ति को दिन भर ऑफिस में खड़ा होकर के काम करना पड़े, घूम घूम करके काम करना पड़ रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, जैसे MTS वगैरह, नहीं MTS वगैरह तो नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जो काम करते हैं, तो वो देखोगे ऑफिस में दिन भर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, दिन भर एकदम खड़ा होकर के काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा, वो बेचारा देखोगे उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा, पूरा का पूरा इंडिफरेंट हो जाएगा, और इंडिफरेंट हो जाएगा मतलब उदासीन हो जाएगा। तो स्टैंड ऑफिस का मतलब है उदासीन, इंडिफरेंट। दिन भर ऑफिस में खड़ा होकर के काम करते करते बेचारा उदासीन हो गया। एक बात बताइए, अगला देखते हैं। चलो ध्यान देना, यहां पे दो है, दोनों को ध्यान से देखना। एक है ऑन गुड टर्म्स और एक है नोट ऑन गुड टर्म्स। एक बात बताइए बाबू, यहां पे टर्म्स का मतलब है संबंध और गुड का मतलब है अच्छा। तो अगर मान लो आपका संबंध हमारे साथ अच्छा है, आपका जो संबंध है वो हमारे साथ अच्छा है, इसका मतलब हम दोनों का संबंध अच्छा है, हम लोग का संबंध बढ़िया चल रहा है, मतलब रिलेशन कैसा हुआ, दोस्ताना हुआ, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो गया। लेकिन अब बताओ टर्म्स गुड नहीं है हम दोनों के बीच, हम दोनों के बीच बनता नहीं है, तो फिर हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, अनफ्रेंडली। तो गुड टर्म्स हो जाएगा फ्रेंडली रिलेशनशिप, संबंध अच्छा है, और नोट ऑन गुड टर्म्स हो जाएगा रिलेशन ठीक नहीं है, तो अनफ्रेंडली हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट बाबू रे, रन इनटू रफ वेदर। एक बात बताओ, रफ का मतलब होता है खराब, अब वेदर का मतलब होता है मौसम। अब मान लो कि अगर बारिश का मौसम है, खराब मौसम है ना, तो खराब मौसम का मतलब कुछ भी सेंस ले सकते हो, बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, उस खराब मौसम में दौड़ लगाने निकल गए घर से। अब खराब मौसम में घर से दौड़ लगाने निकल जाओगे, या फिर इसको ऐसे समझो, रन इनटू को रिलेट करो चलाना, नाव चलाना से, नाव चलाना रन इनटू, है ना। अब इसको रिलेट हम किससे कर रहे हैं, अगर मान लो कोई सेलर जो है, मतलब जो नाव चलाता है,
वो रफ वेदर में, मौसम खराब है और आपको नाव चलाना है। जरा सोच के देखिए, आप बहुत सारा पिक्चर ऐसा देखे होंगे, जैसे एक कौन था, इरफान 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 खान, इरफान खान का कोई पिक्चर था, हमको याद नहीं, बट हमने देखा, वो शेर वाला उसी में है ना, टाइगर था, पता नहीं, अब याद नहीं रहता उतना, कितना याद रहे। कुछ रिलेट करता है ग्रामर से तो हम कॉपी में लिख भी लेते हैं, लेकिन वो नहीं लिखे क्योंकि रिलेट नहीं किया था, अभी रिलेट कर रहा है, कोई बात नहीं। तो देखोगे कि जब मौसम खराब होता है तो देखोगे ना कि वो जो हाथ से नाव चलाता है ना, उसको चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मौसम खराब हो गया। अब जब उस मौसम में आपको नाव चलाना है, इसका मतलब है कि आपके सारे आपके सामने समस्याएं बहुत आएंगी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो टू फेस डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज है मुसीबतों, अरे भैया हिंदी का छोड़ो, मुसीबतों कैसे मुसीबतों लिख दिए, मुसीबतों कैसे लिखा, क्या करे, तुम लोग अपने लिख लेना, मुसीबतों का सामना हम हिंदी लिखवा देंगे, इंग्लिश हम खुद लिखते हैं, ये सब खुद लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे ना, पेज देखो प्रिंट किया हुआ है, तुमको लग रहा होगा नहीं किया हुआ, पेज देखो प्रिंट किया हुआ है। अब ये प्रिंट वाला पेज जो है ना, इसमें हम हिंदी लिख दिए हैं। अब हिंदी लिख दिए हैं और उसके बाद हमको भेजना पड़ेगा किसी को कि भैया लिख के दे दो, तब हमको लिख के दे देगा, तब तुम लोग को भेजेंगे। तो वही है बाबू, मुसीबतों का सामना करना। देखो कैसे लिखा है, अच्छा ऐसे लिखा है, सब लड़का भी तेज है। मुसीबतों का सामना करना। अच्छा, आप में से अगर कोई हिंदी लिख लेता है मोबाइल में, तो अभी हम जितना आज बताए हैं सबका हिंदी लिख करके हमको इस पे मैसेज कीजिएगा, तो केवल हिंदी। अरे लंबा लंबा कुछ कुछ लिखते रहते होगे ना, तो बैठ करके एक बार हमारा हिंदी ही लिख देना, हमारा हिंदी नहीं। चलो ध्यान देना, नेक्स्ट है तुम्हारा सो वंस टीथ। एक बात बताओ, अगर कोई अपना दांत दिखा रहा है, तो दांत दिखा रहा है, ये तुम भूत ऊत वाला में देखोगे ना, तो जब भी ऐसे कॉमेडी वगैरह करेगा तो आप देखिएगा, या फिर मूवी वगैरह बनता है, हॉरर स्टोरी जो बनता है, हॉरर मूवी बनता है, उसमें भूत हमेशा दांत ही दिखाता रहेगा, और दांत दिखाने के साथ ही आप डर जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि आपको डरा ही रहा है। दांत अपना दिखाना मतलब फ्राइटेन, भयभीत करना या डराना, भयभीत करना या डराना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सो वंस टीथ, भयभीत करना या डराना। एक बात देखो, नेक्स्ट है टू पिक होल्ड इन समवंस कोट, किसी के कोट में होल निकालना। बोलोगे ये कैसे, होल्ड नहीं होगा बाबू, ये HOLE है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, रात में हम ही टाइप किए हैं तो मिस्टेक हुआ होगा, ये होल है। पिक का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना, आ होल का मतलब छेद। तो भैया देखो किसी के कोट में आप छेद ढूंढ रहे हैं। हर कोई व्यक्ति जो होता है ना, वो दूसरे के कोट में छेद ढूंढने में लगा रहता है। क्यों? अपना कोट में छेद नहीं दिखता है, हर किसी को अपने कोट में छेद ढूंढना चाहिए। तो अगर आपको दोष ढूंढना है, फाइंड फॉल्ट हो जाएगा, दोष ढूंढना, दोष ढूंढना। अब दोष यहां पे ये कमी वाला है। अरे भैया क्या हो रहा है यार, अब आपको दोष ढूंढना है ना। लाइफ में एक बात ध्यान रखना, हर किसी आदमी में कोई ना कोई कमी होता है, तो तुम कमी निकालने लगोगे तो बहुत सारे लोगों में बहुत लोगों में बहुत प्रकार की कमियां मिल जाएंगी। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि आप अपने अंदर के कमी को ढूंढे। हमारा प्रयास क्या रहता है, हम तुम्हारे या किसी और आदमी के कमी को नहीं ढूंढते, हम अपने कमी को ढूंढते कि हम में कहाँ कमी है। आदमी को यही होना ही चाहिए, आपको अपना कमी ढूंढना चाहिए, ना कि दूसरों का। एक बात बताइए, मिस द बस या बोट, आपने कोई बोट या बस मिस कर दिया, दोनों आता है। मिस द बस आएगा, या नहीं कि दोनों साथ में आएगा, या तो आएगा मिस द बस और या फिर मिस द बोट।
अब दोनों को समझ लीजिए क्या आ जाएगा अर्थ। हिंदी तो आ जाएगा, मौका गवा देना, मौका गवा देना। एक बात बताओ, अब सपोज करो आपका गांव इधर है और एक जहां पे आपको जाना है, मान लो यहां से हमको जाना है, शहर जाना है, जहां पे हमारा एग्जाम होना है, ठीक है। और क्या है ना कि ये बीच में तुम्हारा एक रिवर है और कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है, और 1 घंटा पे एक बोट इधर से खुलता है और आप अपने लापरवाही के कारण बोट को आपने क्या किया, मिस कर दिया, मतलब बोट छूट गया। तो अब 1 घंटा के बाद आप वहां पहुंचेंगे, 1 घंटा के बाद आपको नेक्स्ट बोट मिलेगा, और जब 1 घंटा बाद आपको नेक्स्ट बोट मिलेगा, इसका मतलब है एग्जाम आपका 1 घंटा लेट हो चुका होगा। एग्जाम अगर 1 घंटा लेट हो जाएगा तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा, मतलब आपने मौका क्या किया, गवा दिया। जो आपको अवसर मिला था एग्जाम देने का, आपने गवा दिया। बोलोगे बस से कैसे कनेक्ट करेंगे, अब यहां से यहां बस से पहुंचना था, अब बाबू रे वही एक बस और दूसरे बीच में जो डिफरेंस है, एक बस और दूसरे बस के टाइमिंग के बीच में, वो 1 घंटे का है। आपने पहला बस मिस कर दिया, अब बताओ जब यहां पहुंचोगे मिस करने के बाद दूसरा बस लोगे तो 1 घंटा बाद एग्जाम ओवर, मतलब आपने बस या बोट मिस किया, इसका मतलब है मौका आपने गवाया। तो वो हो जाएगा मिस द बस या बोट, मौका गवा देना। नेक्स्ट, डाई हार्ड, अनविलिंग या डिफिकल्ट टू चेंज। बाबू रे ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन ये था ओल्ड हैबिट्स, डाई हार्ड, ये था इडियम्स। अब यहां पे ऑप्शन दिया हुआ था, क्या हो गया आज हमको, ध्यान देना बाबू। डाई हार्ड, जिसका मरना कठिन हो। मान लो तुम्हारे अंदर कोई ऐसा आदत लग गया जिसको मार पाना आपके लिए क्या है, मुश्किल है। बोलो मारेंगे का है, खत्म करना, अरे वही हुआ, जिसको मार पाना, खत्म करना आपके लिए कठिन हो। जैसे मान लो किसी को सिगरेट का लत लग गया, शराब का लत लग गया, कोई बीड़ी पी रहा है, अब वो आदत छूट ही नहीं रहा है, तो वही बोलता है जो ओल्ड हैबिट्स होते हैं ना, वो बड़े मुश्किल से खत्म होते हैं, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर पाते, बदल नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते, तो वही हो जाता है डाई हार्ड। अनविलिंग टू चेंज यहां से रिलेट करेगा, या डिफिकल्ट टू चेंज, है ना, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो, छुटकारा पाना मुश्किल हो, तो वही हो जाएगा डाई हार्ड। जैसे आप सुनते होंगे भैया ये विराट कोहली का डाई हार्ड फैन है, मतलब तुम कुछ भी कर लो, कितनो बुराई कर लो, फैन उसी का रहेगा। जैसे तुम में से कुछ लोग लालू यादव जिंदाबाद, मोदी की जय हो, सब अपना अपना लगा हुआ है, एकदम डाई हार्ड फैन बना हुआ पड़ा है। चलो, ड्राइव समवन अप द वॉल, ध्यान से समझना। अब क्या कह रहा है, ड्राइव का मतलब हो गया चलाना, अरे यार, ड्राइव का मतलब हो गया चलाना, समवन का मतलब किसी को, और वॉल का मतलब दीवार, दीवार। अब सुनिएगा जरा ध्यान से कि इसको हम ध्यान कैसे रखेंगे। एक बात बताना, आप कभी मेला वगैरह गए होंगे या कहीं घूमने गए होंगे तो आप एक कॉन्सेप्ट सुनते होंगे, मौत का कुआं। अरे पहले ड्यूटी तो ठीक से लिख दो, ड्यूटी लिख रहा है चोटवा, DUTY लिखो ड्यूटी। पढ़ लो थोड़े, ऐसे खाली टाइम पास करते रहते हो, वो फोन बाबूजी दिलवा दिए हैं, टाइम पास करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। फेसबुक पर अपना फोटो लगा करके 22 बार अपने चेक करेगा कोई लाइक किया कि नहीं किया, और नहीं लाइक किया तो तुमको लगता है यार बताओ इतना आदमी है, हमारा कोई लाइक नहीं करता। लाइक काहे करेगा, काहे टेंशन हो रहा है, लाइक करे नहीं करे छोड़ो,
लाइक क्या है दुनिया में, जब तक तुम कोई अच्छा काम नहीं करोगे कौन लाइक करेगा। तो तुम बोलो सर फेसबुक पर फोटो लगाना अच्छा काम नहीं है, ना चटवा, फेसबुक पर फोटो लगाना अच्छा काम है। लाइक करे नहीं करे, हाँ करे, लोग लाइक थोड़े करते हैं। आपको कहाँ कोई लाइक करता है? लाइक लोग करते हैं आदमी का औकात हैसियत देख के, आपका हैसियत के अनुसार आपको लाइक करेगा। ठीक है, कितनों खराब काम कीजिए और कितनों अच्छा काम कीजिए, हैसियत देखो देखेगा उसके बाद है लाइक करेगा। लाइक का क्या करोगे? 10 मिलियन लाइक तो सनी लियोन को भी कर देता है। तो दुनिया लोग ये नहीं देखता है। चलो आगे, मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री। तो एक बात बताना, आप मौत के कुआं में देखे होंगे जो दीवार पे क्या चलाता है, बाइक चलाता है या कार चलाते रहता है ना। तो अब सोच के देखो, अगर तुम वही काम करो और तुम्हारे घर वाले देखें, है ना, तो घर वाले अगर मान लो ठीक है मौत के कुआं में अगर आप बाइक चला रहे हैं, नाम ही जिसका मौत का कुआं है, सोच के देखो वहां पे आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, आपके घर वाले देखने के लिए आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, अरे यार ये काम छोड़ो छोड़ो तुम, है ना। क्यों? पूरा देखते हुए आपको चलाते हुए देखेंगे और पूरा नाराज या परेशान हो जाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि अरे यार इसमें तो मौत का खतरा हमेशा बना रहता है। तो वो घर वाले आपके नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो टू ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब होता है किसी को बहुत इरिटेट या एंग्री कर देना, क्रोधित कर देना। अप इन आर्म्स का मतलब होता है विरोध करना। एक बात बताना, अब मान लो सारे लोग हाथ ऊपर करके, आर्म्स मतलब बाह और अप मतलब ऊपर, अब हाथ ऊपर करके चल रहे हैं, विरोध करते हुए चल रहे हैं, हाथ ऊपर किए हुए हैं, जा रहा है। जैसे आप मान लो किसी का विरोध कर रहे हैं तो आप हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, ऊपर करके जा रहे हैं और नारा भी लगाते जा रहे हैं, जो भी नारा आपका हो, तो वही होता है अप इन आर्म्स का मतलब होता है विरोध करना। तो अप इन आर्म्स विरोध करना आ जाएगा। नेक्स्ट, लूज फेस। बाबू रे, अगर आपने अपना फेस ही लूज कर दिया, मतलब आप चेहरा ही लूज कर दिए, इसका मतलब है आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, है ना, आपने अपना रिस्पेक्ट ही गवा दिया। तो लूज रिस्पेक्ट का मतलब हो जाता है इज्जत गवा देना। गवा रे का लिख रहे हैं, इज्जत गवा देना। टू लूज रेस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों का रेस्पेक्ट लूज कर देना या शर्मिंदा होना, वही है बिकम एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा होना। तो टू लूज द रेस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल और बिकम एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा होना। अरे फेस ही लूज कर दिए, मतलब अपना फेस रेस्पेक्ट आप किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे, लूज कर दिए हैं, खो दिए हैं। इट्सी बिट्सी का मतलब होता है बहुत छोटा। इट्सी बिट्सी का मतलब है बहुत छोटा। बोलो को ध्यान कैसे रखेंगे सर? अब देखो इट्सी, इसको ऐसे पढ़ो, इट्सी मतलब इत्ती सी, और बिट्सी को पढ़ो बात। अरे भैया छोटा छोटा बात पे काहे नाराज हो रहे हो? इतनी सी बात पे तुम नाराज हो गए, इतना सा बात तुमको दिल पे लग गया, है ना, ये तो बहुत छोटी बात है। तो इट्सी बिट्सी का मतलब हो गया बहुत छोटा। आप जैसे ये देखिए इट्सी, इत्ती सी, इत्ती सी, इत्तू सा। आप सुने कपिल शर्मा शो कभी देखे होंगे तो उसमें इत्तू सी, इत्तू सा था तो इत्तू सु था, इत्ती सा था, तो वो वही है, बहुत छोटा था। टिनी टिनी जो है इट्सी बिट्सी, बहुत छोटा। अंडर समवन्स हेल, अब देखो ध्यान देना, ये वाला भी ठीक है, इंपोर्ट सारा का सारा ही सब इंपॉर्टेंट है भैया, किसी को आप मिस नहीं कर सकते, सब ध्यान रखना पड़ेगा। कितना बजा हो, पढ़ाते जा रहे हैं 8:16, कोई बात नहीं, 1.5 घंटा का क्लास तो होना ही चाहिए। लाइव हो, हम तो ढूंढ रहे हैं कि कोई लाइव है। अच्छा है, ठीक है, कुछ लोग तो है। अंडर समवन्स हील, एक बात बताओ, देखो हील का मतलब एड़ी, एड़ी का मतलब अंडर माने नीचे। अब बताइए, आप अगर किसी के एड़ी के नीचे हैं
एक के वो कंडीशन है जब आपको हिल के नीचे जाना पड़ेगा। अभी नहीं समझ में आएगा तुमको, ब्याह होगा ना तब आपको हील के नीचे रहना पड़ेगा। तो वही है, किसी के हील के नीचे मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन एल्स, मतलब किसी दूसरे के नियंत्रण में होना, किसी दूसरे के नियंत्रण में होना, वही है तुम्हारा अंडर समवन हील, अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन एल्स। चलो ध्यान देना, तो अंडर समवन हेल्स का मतलब हो गया किसी दूसरे के नियंत्रण में होना। ब्याह हुआ होगा तो पता चल जाएगा हील के नीचे आदमी कैसे रखता है। बात खाली नहीं मानोगे तो हमरा का है। चलो आगे, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। बाबू रे, हम बोलेंगे शराब पीते हो, तुम बोलोगे हाँ पीते हैं, तो हम बोलेंगे छोड़ दो, तुम बोलो काहे, तो तुम बोलोगे भैया अपने परिवार के अच्छे के लिए छोड़ दो। तो फॉर गुड का मतलब गुड अच्छा, और फॉर माने के लिए, अपने परिवार के अच्छे के लिए आप सिगरेट पीना छोड़ दो, तो तुम बोलो सर हमेशा के लिए, बोलेंगे हाँ। तब फॉर गुड का मतलब हो गया हमेशा के लिए, उसने परिवार के भलाई के लिए हमेशा के लिए उसने शराब पीना छोड़ दिया। तो फॉर गुड हो गया परमानेंटली, हमेशा के लिए। चलो आगे ध्यान देना, फॉर गुड हमेशा के लिए हो गया। अब देखो बाबू यहां पे 4 वर्ड है, चारों को एक साथ पढ़ेंगे। यहां पे देखिएगा, इजी मनी, हस मनी, अंडर द टेबल और ग्रीज द पाम का मतलब होता है घूस, बेईमानी का पैसा, बेईमानी का पैसा, सबका अर्थ लिखा हुआ है ब्राइब। भैया देखिए याद रखना मुश्किल है नहीं, पैसा एकदम आराम से आ रहा है, आसानी से पैसा आ रहा है, आसानी से पैसा बिना मेहनत का नहीं आता है, पैसा बिना मेहनत का नहीं आता है, पैसा आसानी से आ जा रहा है, घर बैठे पैसा आ जा रहा है, मतलब पैसा घूस वाला है, ब्राइब है। बोलोगे हंस मनी का है, पैसा हंस हंस के ले रहे हो, है कोई आया आदमी बात करने की, काम करवाना है, ठीक है हो जाएगा, थोड़ा अपना समझ जाइए और क्या, तो हंस हंस के पैसा ले रहे हो, मतलब वो भी हो गया घूस वाला पैसा है। टेबल के नीचे से पैसा ले रहे हो तो घूस ले रहे हो। ग्रीज द पाम, भैया हथेली पे थोड़ा ग्रीसिंग कीजिए, थोड़ा हथेली गरम कीजिए तभी ना काम होगा, तो घूस दीजिए। तो ग्रीज द पाम का मतलब होता है घूस देना, अंडर द टेबल का मतलब घूस, हस मनी घूस या बेईमानी का पैसा, इजी मनी ब्राइब हो गया, बेईमानी या घूस का पैसा। चलो आगे, देखने वाला एक बार मैसेज करो रे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, याद हो रहा है ना सब। अब मान लो हम तुमको कोई ऐसा सामान दिखाएं, ध्यान से सुनना, जो आपने कभी देखा ही नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो लगता है दुनिया के बाहर का है। वर्ल्ड माने दुनिया, आउट माने बाहर, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का है ही नहीं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है, इस दुनिया से बाहर का है, असाधारण है, नो सर नो प्रॉब्लम, ठीक है दोस्त। तो इस दुनिया से बाहर का है मतलब इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं, तीसरा दुनिया से लाए हैं तो असाधारण ही होगा, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसे होता है ना, तारीफ करना हो, अरे तुम तो इस दुनिया की तो हो ही नहीं, उसको भी लगा रहे वाह चटवा बढ़िया तारीफ कर रहा है, तो वही है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, असाधारण। देखो मैन ऑफ पार्ट्स, बहुमुखी प्रतिभावान, बोलोगे सर ये बहुमुखी प्रतिभावान क्या होता है, जिसको ना हर चीज का नॉलेज हो,
है ना, वर्सेटाइल हो, मतलब जिसको हर, मान लो किसी को यूपीएससी का तैयारी करना है, अब उसमें जितना भी पार्ट्स है, जितना भी सब्जेक्ट्स है, जितना भी पार्ट्स है, उसका सब पता है ना, सारे पार्ट्स वाला आदमी, मतलब सारा सब्जेक्ट उसको पता है, सारा पार्ट्स पता है, तो वो आदमी कैसा होगा, वर्सेटाइल होगा, मतलब बहुमुखी प्रतिभावान होगा, मतलब उसका जो पकड़ है चीजों पे बहुत अच्छा होगा, तो वो मैन ऑफ पार्ट्स हो गया, बहुमुखी प्रतिभावान। बाबू रे, च्यू द कड, च्यू द कड का मतलब है मगन रहना, सोचना, थिंक डीपली, गहन चिंतन करना, गहन चिंतन करना। जैसे आप मान लो च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चबाना, च्यू मतलब होता है चबाना, अक्कड़ का मतलब होता है जुगाली करना। बोलोगे सर जुगाली करना क्या है, ये तो पहला बार सुने, हिंदी ही नहीं पता। जुगाली करना है, मुंह चलाते हो ना जानवर, या आप अपना जब मुंह चलाते हैं, ये जो मुंह चलाना है ना, ये तुम्हारा है कर्ड, और जुगाली करना, तो जानवर वगैरह देखोगे ना अपना खा रहा है और जुगाली कर रहा है। आप भी सोचिए खाते समय अगर ध्यान, जैसे होता क्या है, खा रहे हैं खाना, ध्यान कहीं और है, अपना मुंह चलाए जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं, मुंह चलाए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो वही हो गया। च्यू द कड का मतलब है गहन चिंतन करना। रैंगल ओवर ऐसे शैडो, रैंगल मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ना, ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ऐस माने गधा, और शैडो मतलब छाया, गधा के छाया को लेकर के झगड़ा करना। भैया गधा के छाया को लेकर कौन झगड़ा करता है, मान लो एक गधा है, अब उसका आपने शैडो देखा, ठीक है, गधा का शैडो देखा, अब एक आदमी बोल रहा है नहीं नहीं गधा का शैडो है, अब दूसरा आदमी ना ना बैल का शैडो है, ना गधा का शैडो है, अरे है ये नहीं है तो क्या बात कर रहे हो। तो अब गधा के छाया को लेकर के यदि आप झगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप बेकार का तुच्छ बातों पर झगड़ा कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा क्वेरल ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल मतलब होता है तुच्छ, मतलब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, तो ये हो जाएगा रैंगल ओवर ऐसे शैडो। चलो आगे, च्यू द कड क्या हो गया, मगन रहना, चिंतन, गहन चिंतन करना, बेमतलब का झगड़ा, रैंगल ओवर ऐसे शैडो, स्ट्रेन एवरी नर्व। एक बात बताओ बाबू, अगर आप इतना काम करें, मान लो एक किसान है, किसान खेत में कितना काम करता है, आपके पिताजी या घर में अगर कोई किसान है, तो नर्व मतलब होता है नस, स्ट्रेन मतलब होता है खिंचाव। आप अगर इतना काम कर रहे हैं कि जिससे आपके हर नस में, है ना, स्ट्रेन आ जाए, हर नस में खिंचाव आ जाए, है ना, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एवरी नर्व। तो तुम बोलोगे सर खिंचाव होने का मतलब क्या है, आप अगर सोच के देखो, कोई आदमी मेहनत कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, और वो उसका हर नस में खिंचाव आ जा रहा है, तो इतना काम क्यों कर रहा है ना, क्यों, उससे जिससे उसका बेनिफिट जो हो वो थोड़ा ज्यादा हो, तो जितना प्रयास हो रहा है वो व्यक्ति उतना कर रहा है, हर संभव प्रयास करना। जैसे आपके माता पिता हर संभव प्रयास करते हैं कि भाई बेटा पढ़ करके कुछ कर ले, उसके लिए हमको जितना मेहनत करे, हमारा नस में जितना खिंचाव आए आने दो, स्ट्रेन एवरी नर्व, फिर भी आप पढ़ाई कर ले, यहाँ तो बेटा तो अलगे दुनिया में घूम रहा है। तो वही हो गया, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब है हर संभव प्रयास करना। एक बात बताओ, ट्राई वंस हैंड, एक बात बताओ, अगर कोई काम में अपना हाथ आजमाते हैं, मतलब आप अपना हाथ डालते हैं, प्रयास करते हैं, तो ट्राई करते हैं, इसका मतलब है प्रथम बार प्रयास करना। जब कुछ करने का आप प्रथम बार प्रयास करते हैं तो वो होता है ट्राई वंस हैंड। देखो क्या लिखा है, अटेम्प्ट टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज को करने का प्रयास करना, वो भी प्रथम बार करने का प्रयास करना। कुछ लोग क्या है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आते जाते रह जाओगे पूरा जीवन, ठीक है, हम पागल नहीं है जो यहाँ लग रहा है छुट्टी दे फिर भी लगे हुए हैं। चलो, ट्राई वंस हैंड मतलब जब आप
अपना हाथ आजमाते हैं किसी चीज में, तो आप किसी काम को प्रथम बार करने का प्रयास करते हैं। तो देखो लिखा हुआ अटेम्प्ट टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज को करने का प्रथम बार प्रयास करना। देखो बाबू नेक्स्ट, लीव समवन इन द लर्च। ध्यान देना, लर्च का मतलब होता है लुढ़कना, लुढ़कना। लीव मतलब छोड़ देना। एक बात बताओ, अगर मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो लुढ़कने वाले एज में है, तो लुढ़कने वाले एज में हर कोई साथ छोड़ देता है, समस्या में हर कोई साथ छोड़ देता है। तो वही हो जाएगा, अरे भैया जब एज लुढ़कने वाला आया तो हर कोई छोड़ दिया, साथ कोई दिया ही नहीं। तो लीव समवन इन द लर्च, अरे छोड़ो यार, इसका समस्या ये खुद जो झेले, समस्या में छोड़ देना। जब उसको जरूरत है मदद का, जब जरूरत है उसको देख रेख का, तो आपने लुढ़कने वाले एज में किसी को क्या किया, छोड़ दिया। यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने किसी को डिजर्ट कर दिया। डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना। डिजर्ट त्याग देना, छोड़ देना। एक बात बताओ, इन द लॉन्ग रन, यदि आपको मान लो जीडी में 5000 मीटर का दौड़ है, आप दौड़ना शुरू किए, 4000 मीटर तक पहुंचे, तो आपको लग रहा है कि अरे नहीं दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन आप धीरे 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 सोचते सोचते करते करते आपने दौड़ कंप्लीट कर लिया। मतलब फाइनली अंततः वो जो है ना, वो अपना दौड़ कंप्लीट कर लिया। तो लंबा दौड़ में थोड़ा परेशानी होता ही है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस ठीक रखेंगे तो आप दौड़ जाएंगे। तो इन द लॉन्ग रन मतलब अंत आते आते आखिरकार में वो दौड़ ही गया। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब हो जाता है इन द इंडिया अल्टीमेटली, मतलब आखिरकार में। जैसे लंबा दौड़ में है ना, अगर पहले ही बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दोगे तो अंत तक कहां से पहुंच पाओगे। तो लंबा दौड़ में धीरे 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 दौड़ते हैं, फिर अंततः हम लोग उसको पार कर जाते हैं। तो इन द लॉन्ग रन हो गया इन द इंडिया अल्टीमेटली। नेक्स्ट है तुम्हारा ईट हम्बल पाई। देखो ध्यान देना, कचौड़ी, पाई होता है कचौड़ी, और ईट का मतलब होता है खा जाना, खाना। आप क्या किए, आपके भाई के लिए, जैसे घर में देखते होगे ऐसा होता होगा, घर में बना कुछ, अब मान लो कि 5 कचौड़ी बना, 2 आपको मिला, 3 आपके भाई को मिलना था। अब आप क्या किए, भाई वाला भी खा गए, फिर भाई आया तो उसका मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या शांत भाव से बोलते रहे, भैया ठीक है हम खा गए, कोई बात नहीं, अगला बार तुम हमरा वाला खा जाना, और क्या। तो ईट हम्बल पाई का मतलब होता है चुपचाप, वहां पे मामला भड़काते नहीं होने तो मम्मी कूटेगी। तो वही होता है शांत भाव से माफी मांगना, शांत भाव से माफी मांगना कि भैया माफ कर दे, अगला बार तू खा लेना, इसमें काहे टेंशन ले रहा है। तो वही होता है ईट हम्बल पाई, टू मेक अ हम्बल अपोलॉजी। अपोलॉजी माने माफी, और अपोलोजाइज, अपोलोजाइज ये अलग कर दिया है, माफी मांगना है ना। तो हम्बल अपोलॉजी मतलब हो गया कि चुपचाप एकदम हम्बल रह करके आप माफी मांगते हैं, तो वही हो गया ईट हम्बल पाई। गिव नो क्वार्टर। एक बात बताओ, कोई आदमी पियाक है, पियक्कड़ है, उसके पास जाओगे, थोड़ा क्वार्टर मिलेगा क्या? चटवा, हमरा ही क्वार्टर वाटर नहीं हो भागे। जैसे पीने वाला आदमी तुमको कहां से क्वार्टर देगा? खैर पीने वाला आदमी का दिल बड़ा होता है, दे भी देगा, लेकिन बाबू रे गिव नो क्वार्टर। अब मान लो कोई व्यक्ति आपके पास, भूखा व्यक्ति आया, ठीक है, आप मान लो रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, लेकिन आप उसका 1/4 भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर कोई दया ना है, दया ना दिखाना। हैव बी फॉर्म मतलब एकदम सख्त होना, एंड सो नो मर्सी, कोई दया नहीं दिखाना, कोई क्वार्टर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहां से। तो वो हो जाएगा तुम्हारा दया ना दिखाना, गिव नो क्वार्टर। राइट हैंड मैन। एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, अमीर है, पैसा वाला व्यक्ति है, तो वो अपना राइट हैंड किसको बनाता है? आप सुनते होंगे फिल्मों में, ये राइट हैंड है फलना भाई का। तो राइट हैंड है मतलब क्या है? विश्वासी व्यक्ति है, विश्वासी व्यक्ति।
क्योंकि हम तो अपने राइट हैंड पे ही भरोसा करते हैं ना। तो वो हो गया तुम्हारा राइट हैंड मैन है, माने ट्रस्टेड पर्सन है, विश्वासी है। बाबू रे चिकन हार्टेड, एक बात ध्यान दीजिए, जिसका हार्ट जो हो, दिल हो, वो चिकन वाला है, मुर्गा वाला। मुर्गा वाला दिल है, उसके सामने पटाखा फोड़ दो, मारे डर के तो मर जाएगा। तो जिसका हार्ट होता है चिकन वाला, कायर होता है, डरपोक होता है। हार्ट ही चिकन का है तो का मुर्गा का दिल का है? मुर्गा तो उसके सामने पटाखा छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। थ्रो कोल्ड वाटर, अब इतना ठंडा है, किसी के ऊपर आप जा करके सवेरे सवेरे ठंडा पानी दे दीजिए तो बेचारा पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। तो थ्रो कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी फेंकना। इसका मतलब क्या है, बेचारा जो आइडिया बनाया था, प्लान बनाया था, उसको आपने पूरा का पूरा बिगाड़ दिया है ना। उस पे आपने पानी फेर दिया और उस व्यक्ति को आपने डिस्करेज कर दिया। हतोत्साहित कैसे लिखे? हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, प्लान चौपट कर देना, प्लान बिगाड़ देना। अब मान लो तुम सवेरे सवेरे हम नहा धो करके एकदम निकले, एकदम सवेरे सवेरे, चलो भैया आज तो जाएंगे, एकदम इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। आप पता चला सवेरे सवेरे उठे, तुम्हारे पिता मारे एक बाल्टी पानी वक्त चटवा, कहाँ जाएगा रे? तो आपको हतोत्साहित कर दिया, आपका योजना क्या कर दिए? बिगाड़ दिए। देखो क्या लिखा है, डिस्करेज, हतोत्साहित करना, और टू बी निगेटिव, निगेटिव हो जाना संबंध, आइडियाज और प्लान को लेकर, तो आपका प्लान ही बिगाड़ा जाएगा। बी इन द मायर, बाबू रे मायर मतलब होता है मड, और मड का मतलब होता है कीचड़। यदि आप कीचड़ में हैं, जरा सोच के देखिए, कोई व्यक्ति जो है वो कीचड़ में है, तो कीचड़ में है मतलब समस्या में है। अब कीचड़ में है, कोई निकाल भी नहीं रहा है, समस्या में। ये सब जो शहर वाला आदमी उसको कीचड़ में डाल दो, गांव वाला के तो फर्क नहीं पड़ता है। तो बी इन द मायर का मतलब हो गया समस्या में, इन ट्रबल। गो टू द डॉग्स, भैया वो इतना बुरी स्थिति में हो गया है, बदतर स्थिति में होना। जब समय खराब रहेगा ना बाबू, तो कुत्ता भी देखने नहीं आएगा कि तुम बच रहे हो कि मर रहे हो। ठीक है, तो अपना समय ठीक करना पड़ेगा। इतना खराब स्थिति में है कि कुत्ता भी उसके पास नहीं जाता है, या उसको कुत्ता के पास जाना पड़ता है। कुत्ता आपके पास कब नहीं जाता, अरे यार ये तो हमरों से कर लाइफ खराब है, तो अपने कुत्ता बना हुआ है। तो वही है, टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बदतर स्थिति में होना। हम चाहेंगे कि ये 43 को हम एक बार रिपीट कर दें। ठीक है, आज 43 ही था और 8 उधर बता दिए, लगभग 50 से ज्यादा हो गया। फिर से एक बार देख लीजिएगा एकदम स्पीड में। सिंक और स्विम हो जाएगा, तैरो या तो डूब जाओ, मतलब करो या मरो। चिल टू हार्ट, आपका हार्ट एकदम पूरा चिल कब रहता है? जब बहुत डर में होते हैं। डैम्सल इन डिस्ट्रेस, डैम्सल हो गया भैया लड़की, और डिस्ट्रेस मतलब दुविधा, मतलब लड़की जो संकट में है। निग नोग दिन भर मूर्ख व्यक्ति करते रहता है। बच्चा अगर लात मार रहा है तो आप क्या समझते हैं? बच्चा अलाइव है, किकिंग है, मतलब बच्चा हेल्दी और एक्टिव है। कोई आदमी आपको बैड एग दे दिया तो आप क्या बोलते हैं? अरे बड़ा खराब आदमी है यार। समुद्र में आप जब जाते हैं तो उलझन में पड़ जाते हैं, जाना किधर है, नहीं जाना किधर है। खौलते हुए पानी में जब आप आग ये तेल डालेंगे तो एंगर क्या होगा? पेसिफाई हो जाएगा, मतलब गुस्सा शांत कर। दिन भर बैठ के टीवी देखते रहता है, आलू जैसा हो गया है, मतलब दिन भर जो टीवी देखता है। स्ट्रीट पे घूमने वाला हर आदमी आम होता है, तो मैन इन द स्ट्रीट आम आदमी। दिन भर ऑफिस में काम करोगे, खड़ा होकर के उदासीन हो जाओगे। रिलेशन अच्छा है, ऑन गुड टर्म्स, रिलेशन अच्छा नहीं है, नोट ऑन गुड टर्म्स। अगर खराब मौसम में आप रन और इंटू करेंगे, नाव चलाएंगे, तो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दांत कब दिखाता है? भूत भूत देखोगे पिक्चर में, उसमें दिखाता है। तो भय दिखाना, डराना, है ना। किसी के कोट में होल ढूंढना, मतलब दोष ढूंढना। अरे दोष ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो ना। बस बोट मिस कर गए आप एग्जाम का, मतलब आपने मौका गवा दिया। डाई हार्ड फैन कोई किसी का है, मतलब बदलेगा नहीं, मतलब अनविलिंग टू चेंज है। अगर मान लो मौत के कुआं में जो दीवार पे गाड़ी चलाता है ना, तो उसके घर वाले देख ले तो बहुत ज्यादा परेशान, नाराज हो जाते हैं। हाथ उठा करके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो अप इन आर्म्स प्रोटेस्ट करना। फेस लूज कर देना, लूज फेस मतलब हो जाता है
कि भैया शर्मिंदा महसूस होना या इज्जत गवा देना, इट्सी बिट्सी, इतनी सी बात बहुत छोटी बात है, तो इट्सी बिट्सी बहुत छोटा, हिल के नीचे रहोगे मतलब किसी दूसरे के कंट्रोल में हो। उसने अपने फैमिली के लिए, परिवार के भलाई के लिए, हमेशा के लिए सिगरेट शराब छोड़ दिया फॉर गुड, हमेशा के लिए। आसानी से पैसा आ रहा है, घूसे वाला मनी, हंस हंस के पैसा ले रहे हो, घूस ले रहे हो, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से पैसा ले रहे हो। अरे भैया काम कैसे होगा, थोड़ा गरम तो करो हथेली। कह रहा इस दुनिया से जो बाहर हो असाधारण ही होगा, जिसको हर पार्ट्स का नॉलेज हो तो भैया वो बहुमुखी प्रतिभावान होगा। एकदम चबाते रहना और वो एकदम सोचते रहना है ना, तो च्यू द कट, जुगाली करते रहना मतलब बहुत ज्यादा सोचते रहना। गधा के छाया को लेकर के दो आदमी झगड़ रहा था, बेमतलब का झगड़ा है। अगर आप इतना काम करें कि भाई आपका हर नस खींच जाए, इसका मतलब है आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी काम में एक बार हाथ आप आजमाते हो, इसका मतलब है कोई काम पहली बार करने का प्रयास करना। अगर लुढ़कने वाले अवस्था में आपको कोई छोड़ दे, मतलब मुश्किल परिस्थिति में साथ छोड़ देना। लंबा दौड़ में पहले धीरे धीरे दौड़ते हैं, अंततः हम लोग अंतिम तक पहुंच ही जाते हैं। तो इन द लॉन्ग रन अंततः हो गया। आपका भाई आपका कचौड़ी खा गया, फिर आपसे माफी भी मांग रहा है, तो ईट हम्बल पाई का मतलब है भाई शांत भाव से माफी मांगना। अरे तुमको क्वार्टर हम कहाँ से देंगे, एकदम कोई फर्म है, एकदम कोई दया ना दिखाए, है ना, कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। राइट हैंड मैन कौन होता है, जो हमारा विश्वासी व्यक्ति हो, जिसका हार्ट ही चिकन वाला है, कायर ही होगा। किसी के प्लान पे अगर आपने थोड़ा ठंडा पानी फेंक दिया, इसका मतलब आप मॉर्निंग मॉर्निंग में उसको हतोत्साहित कर दिए और निगेटिव अबाउट समवन आइडियाज और प्लान, किसी का आइडिया प्लान को लेकर के आपने निगेटिव विचार रखा है। कीचड़ में होना, समस्या में होना, गो टू द डॉग्स, कुत्ता भी उसके पास नहीं जाता है, इतना बदतर स्थिति हो गया है, बदतर स्थिति में होना। बताओ आज का क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, याद रह जाएगा, ध्यान रहेगा कि अभी भी दिक्कत है? चलो नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी पूछना। ठीक है, तो फिर याद हो ही गया है। पीडीएफ मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा, क्योंकि अभी हिंदी लिखने के लिए भेजेंगे, फिर वो लिख के आपको देगा, तो हम फिर वहां पे बैठाएंगे, तभी ना होगा। चलो फिर मिलते हैं हम आपसे। अरे वाह आज तो टाइम हो गया, पूरा 1.5 घंटे का क्लास हो गया। बाय बाय। चल अब और कुछ बात नहीं करेंगे आज, कल बात करेंगे।